कल्पना कीजिए कि किसी ने हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद एक बेहद जटिल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड तैयार किया है। मेज पर अनगिनत तार फैले हुए हैं। हाँ, और ये नज़ारा तो हर इंजीनियर ने देखा ही होता है। बिल्कुल। और ठीक बीच में ना एक बहुत ही महंगा नया माइक्रोचिप लगा है। वो इंसान एक गहरी सांस लेता है, मन ही मन प्रार्थना करता है और पहली बार पावर बटन दबाता है। और फिर वो डर। हाँ, 1 सेकंड की भयानक शांति छा जाती है और फिर अचानक एक तेज पॉप की आवाज आती है। उफ, वो मैजिक स्मोक। एकदम सही कहा। उस महंगे चिप से काला धुआं उठने लगता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ना लोग इसे मजाक में मैजिक स्मोक निकलना कहते हैं। और एक बार ये धुआं निकल गया तो समझ लीजिए वो पुर्जा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हाँ, वो बहुत ही डरावना पल होता है। हर हार्डवेयर डिजाइनर या इंजीनियरिंग के छात्र का ये सबसे बड़ा दुस्वप्न होता है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर हम बिना एक भी असली तार जोड़े, बिना कोई महंगा पुर्जा खरीदे या जलाए, अपनी पूरी मशीन का परीक्षण कर सकें? यही तो आज की तकनीक का सबसे बड़ा कमाल है। हाँ, तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन इसी जादुई अवधारणा को समझना है। हम प्रोटियस डिजाइन सूट नाम के एक ऐसे सॉफ्टवेयर की पड़ताल करने जा रहे हैं जो इस मैजिक स्मोक वाले डर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सही कहा, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आखिर ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है? इस सवाल का जवाब ना उस अदृश्य दुनिया में छिपा है जिसे डिजिटल लॉजिक सर्किट्स कहा जाता है। प्रोटेस जैसे शक्तिशाली टूल के बारे में बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम असल में इस सॉफ्टवेयर के अंदर बना क्या रहे हैं। मतलब बेसिक्स को समझना जरूरी है। बिल्कुल। डिजिटल लॉजिक सर्किट्स हमारे आज के हर आधुनिक उपकरण की रीढ़ की हड्डी है। मतलब स्मार्टफोन से लेके कॉफी मशीन तक सब कुछ इन्हीं पर चलता है। अच्छा, सब कुछ? हाँ, सब कुछ। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ये पूरी की पूरी जटिल दुनिया सिर्फ दो ही अवस्थाओं पर काम करती है, 0 और 1। सिर्फ 0 और 1? वो 1 है। अच्छा। और जब करंट नहीं होता यानी लो वोल्टेज तो वो 0 है। बस यही दो अंक पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है। सिर्फ 0 और 1? ये सुनने में तो बहुत ही सीधा और सरल लगता है। मतलब क्या सिर्फ करंट के होने या ना होने से हम इतनी जटिल गणनाएं कर लेते हैं? जी बिल्कुल। मतलब जो हमें चांद तक पहुंचा सकती हैं या 4K रेजोल्यूशन में वीडियो दिखा सकती हैं? यही तो इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सही। ये सरलता ही ना सबसे बड़ी जटिलता को जन्म देती है। मैं सुन रहा हूँ। इन 0 और 1 के आधार पर फैसले लेने के लिए हमारे पास कुछ बुनियादी लॉजिक गेट्स होते हैं। इन्हें आप छोटे छोटे चौकीदार समझ सकते हैं। चौकीदार मतलब जो तय करते हैं कि कौन अंदर जाएगा? एकदम सही। ये गेट्स तय करते हैं कि करंट आगे जाएगा या नहीं। उदाहरण के लिए एक एंड गेट को लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बैंक के सेफ को खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत है। अच्छा, मतलब दोनों चाबियां जरूरी हैं? हाँ, जब दोनों चाबियां एक साथ घुमाई जाएंगी तभी दरवाजा खुलेगा। एंड गेट बिल्कुल ऐसा ही है। जब इसके दोनों इनपुट 1 होंगे तभी इसका आउटपुट 1 होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक है। बिल्कुल। इसके अलावा OR, नॉट, नैंड, नॉर जैसे कई गेट्स होते हैं। ये सभी अपने आप में बहुत ही साधारण तार्किक निर्णय लेते हैं। लेकिन जब इन बेसिक गेट्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो ये कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट का निर्माण करते हैं। रुकिए रुकिए, ये सीक्वेंशियल सर्किट क्या है? हमारी स्रोत सामग्री में फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स और रजिस्टर्स जैसी चीजों का जिक्र है। अब ये फ्लिप फ्लॉप नाम तो बिल्कुल पैरों में पहनने वाली चप्पलों जैसा लगता है। हाँ, ये नाम वाकई बहुत मजेदार है, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान में इसका काम बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका क्या काम हो सकता है? देखिए, एक साधारण लॉजिक गेट तभी तक काम करता है जब तक उसमें से करंट गुजर रहा हो। वो कुछ याद नहीं रख सकता। मतलब उसकी कोई मेमोरी नहीं होती है? बिल्कुल। लेकिन किसी भी मशीन या कंप्यूटर को जानकारी याद रखने की जरूरत होती है। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है ना, वो असल में सबसे बुनियादी प्रकार की मेमोरी है। अच्छा। हाँ, इसे एक छोटे से सीसॉ झूले की तरह सोचिए। अगर आप इसे एक तरफ झुका देते हैं तो ये तब तक उसी अवस्था में अटका रहता है जब तक कि इसे दूसरी तरफ से धक्का न दिया जाए। अरे वाह, मतलब ये एक 1 या 0 को स्टोर कर लेता है। एकदम सही। ये 1 या 0 को तब तक याद रख सकता है जब तक हम इसे बदलने का निर्देश ना दें। और जब हम ऐसे बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को एक कतार में जोड़ देते हैं तो वे रजिस्टर्स बन जाते हैं जो बड़े डेटा को स्टोर करते हैं। तो अगर मैं इस पूरी बात को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखूं तो
क्या ये डिजिटल लेगो ब्लॉक्स की तरह है? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे जब हमारे पास लेगो का एक छोटा सा साधारण ब्लॉक होता है तो वो बस एक प्लास्टिक का चौकोर टुकड़ा होता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम अलग-अलग आकार के हजारों लेगो ब्लॉक्स को एक साथ एक खास तरीके से जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा और शानदार महल बनाया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। तो बिल्कुल वैसे ही ये छोटे-छोटे लॉजिक गेट्स मिलकर फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, फ्लिप फ्लॉप मिलकर मेमोरी बनाते हैं और अंततः ये सब मिलकर एक पूरा माइक्रो प्रोसेसर तैयार कर देते हैं। हाँ, ये लेगो वाला उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। एक अकेला गेट सिर्फ एक छोटा सा हाँ या ना का फैसला लेता है, लेकिन जब लाखों और अरबों गेट्स एक ही सिलिकॉन चिप के अंदर एक साथ सिंक होकर काम करते हैं तो वे दुनिया भर के डेटा ट्रैफिक को संभाल सकते हैं। बाप रे, अरबों गेट्स! हाँ, और जटिल गणितीय गणनाएं कर सकते हैं और एआई के एल्गोरिदम चला सकते हैं। ये सब उन बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक ईंटों का ही कमाल है। अब ये बात तो पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि लॉजिक गेट्स हमारी निर्माण की ईंटें हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा और व्यावहारिक सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास एक असली भौतिक प्रयोगशाला नहीं है तो इन ईंटों को एक साथ जोड़ा कैसे जाए? और यहीं पर हमारे मुख्य विषय यानी प्रोटियस की एंट्री होती है। बिल्कुल, यहीं पर प्रोटियस डिजाइन सूट और ईडीए यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन का काम शुरू होता है। स्रोत सामग्री बताती है कि प्रोटियस एक बहुत ही व्यापक सॉफ्टवेयर पैकेज है। जी, ये बहुत ही अमेजिंग टूल है। इसके अंदर एक स्कीमेटिक कैप्चर फीचर है जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस और हजारों इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की एक विशाल लाइब्रेरी है। प्रोटियस को जो चीज शुरुआती छात्रों और अनुभवी हार्डवेयर इंजीनियरों दोनों के बीच इतना लोकप्रिय बनाती है वो है इसका एक ही छत के नीचे सब कुछ उपलब्ध कराना। मतलब एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल, सर्किट का डिजाइन बनाने से लेकर उसे वर्चुअली टेस्ट करने और अंत में उसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3D प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी के रूप में देखने तक सब कुछ इसी एक सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाता है। मुझे यहाँ एक बात पर थोड़ा संदेह हो रहा है। मतलब यहाँ बात बहुत रोचक हो जाती है। क्या संदेह है आपको? अगर हमें स्क्रीन पर सिर्फ तार और डिब्बे ही बनाने हैं तो इसके लिए ऑटोकैड या अन्य दर्जनों ग्राफिक सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। कोई तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में भी सर्किट का चित्र बना सकता है और लाइंस खींचकर पुर्जों को जोड़ सकता है ना? हाँ, बिल्कुल बना सकता है। तो कोई डिजाइनर खास तौर पर प्रोटियस को ही क्यों चुनेगा? ये किसी सामान्य ड्राइंग टूल से अलग कैसे है? ये संदेह बहुत से लोगों को होता है, लेकिन यहीं पर प्रोटियस का असली जादू छिपा है। मैं बताती हूँ कैसे। बताइए। प्रोटियस सिर्फ एक ड्राइंग टूल बिल्कुल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा सिमुलेशन इंजन है। सिमुलेशन इंजन? हाँ, इसे समझने के लिए एक रेसिंग वीडियो गेम के फिजिक्स इंजन के बारे में सोचिए। जब किसी रेसिंग गेम में कार एक तेज मोड़ लेती है तो गेम का सॉफ्टवेयर भौतिक विज्ञान के नियमों का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करता है कि कार के टायरों में कितना घर्षण होगा और क्या कार फिसलेगी। बिल्कुल, प्रोटियस भी ठीक यही काम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए करता है। जब स्क्रीन पर कोई तार या लॉजिक गेट बनाया जाता है तो सॉफ्टवेयर असल भौतिक विज्ञान और गणितीय नियमों का उपयोग करता है। अच्छा। हाँ, वो हर माइक्रोसेकंड में ये गणना करता है कि उस तार में से करंट कैसे बहेगा, वोल्टेज कहाँ ड्रॉप होगा और किस पुर्जे पर कितना दबाव पड़ेगा। ओह, तो ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है बल्कि ये अपने आप में एक जीवित गणितीय मॉडल है। ठीक कहा आपने। और इससे भी बड़ी बात है इसका माइक्रो कंट्रोलर सिमुलेशन। और वो क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम्स के डिजाइन में इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर के अंदर एक असली माइक्रो कंट्रोलर चिप का वर्चुअल रूप तैयार किया जा सकता है। अरे वाह! हम उस वर्चुअल चिप के अंदर वही असली प्रोग्रामिंग कोड या हेक्स फाइल डाल सकते हैं जो अंततः असली हार्डवेयर में डाली जाएगी। हेक्स फाइल असल में उन 0 और 1 का मशीनी कोड होती है ना जिसे कंप्यूटर पढ़ता है? जी बिल्कुल। प्रोटियस का इंजन उस कोड की एक एक लाइन को ठीक वैसे ही पढ़ता और प्रोसेस करता है जैसे एक असली सिलिकॉन चिप करेगी। ये तो बहुत ही पावरफुल है। हाँ, सॉफ्टवेयर ये दिखाएगा कि वो चिप वास्तविक दुनिया में कैसे व्यवहार करेगी, उसके किस पिन से कब सिग्नल निकलेगा। ये किसी भी हार्डवेयर डिजाइनर के लिए एक अकल्पनीय शक्ति है। ये तो विज्ञान कथा यानी साइफाई की किसी फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन इतने सारे जटिल फीचर्स के साथ एक आम डिजाइनर इसमें शुरुआत कैसे करता है? अगर हम प्रोटियस में निर्माण के चरणों पर नजर डालें तो ये किसी खाली कैनवस पर पेंटिंग शुरू करने जैसा ही लगता है। हाँ, शुरुआत तो एकदम खाली स्क्रीन से ही होती है। तो सबसे पहला कदम होता है वर्कस्पेस तैयार करना। इसमें एक सही ग्रिड साइज चुनना होता है ताकि जो भी पुर्जे रखे जाएं
वे एक सीध में रहें और तार आपस में उलझे नहीं। ये बहुत जरूरी स्टेप है, वरना बाद में बहुत दिक्कत होती है। फिर आता है स्टेप 2, लाइब्रेरी से कंपोनेंट्स चुनना। जैसा कि बताया गया है, इस कैटलॉग में हजारों पुर्जे हैं। लाखों पुर्जे कह सकते हैं आप। हाँ, कोई भी डिजाइनर सर्च बार में एक विशिष्ट एलईडी या मोटर का नाम टाइप करके उसे सीधे अपनी स्क्रीन पर ड्रैग और ड्रॉप कर सकता है। बिल्कुल, ये बहुत आसान है। स्टेप 3 में आता है स्कीमेटिक डिजाइन, यानी चुने हुए कंपोनेंट्स को स्क्रीन पर रखना और उन्हें तारों से जोड़ना। और फिर आता है स्टेप 4, पावर और ग्राउंड सेट करना। इन सभी चरणों में ना ये चौथा कदम जो है पावर और ग्राउंड, वो अक्सर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और नए लोग अक्सर यही गलती करते हैं। यही पर मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है। मतलब ये तो एक वर्चुअल दुनिया है जो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर चल रही है। अगर कोई व्यक्ति इस वर्चुअल दुनिया में अपने सर्किट को पावर सप्लाई या ग्राउंड से कनेक्ट करना भूल जाए तो क्या होगा? क्या इस सॉफ्टवेयर में भी असली दुनिया की तरह शॉर्ट सर्किट होता है? ये एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा कि हमने पहले बात की, प्रोटियस एक सिमुलेशन इंजन है जो भौतिक दुनिया के कड़े नियमों की नकल करता है। अच्छा, तो मतलब वो माफ नहीं करता? बिल्कुल नहीं। सटीक सिमुलेशन के लिए पावर और ग्राउंड का होना बिल्कुल वैसा ही जरूरी है जैसे असल दुनिया में किसी उपकरण को बैटरी से जोड़ना। अगर वर्चुअल पुर्जे को पावर नहीं मिलेगी तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, चाहे उसका डिजाइन कितना भी शानदार क्यों ना हो। तकनीकी भाषा में हम इसे गार्बेज इन गार्बेज आउट कहते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब अगर इनपुट गलत होगा तो आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। सही कहा। सॉफ्टवेयर आपको गलतियां करने से रोकता नहीं है। वो आपका हाथ पकड़कर ये नहीं कहता कि अरे आपने पावर नहीं जोड़ी। हाँ, वो कोई ट्यूटोरियल नहीं है। बिल्कुल। इसके बजाय वो आपको पूरी बेदर्दी से दिखाता है कि आपकी गलती का भौतिक दुनिया में क्या परिणाम होने वाला है। अगर गलत वोल्टेज दिया जाएगा तो सिमुलेशन फेल हो जाएगा। अरे बाप रे। और आपको ये पता चल जाएगा कि आपने डिजाइन में भारी भूल की है। ये तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये गलती असल दुनिया में बहुत महंगी पड़ सकती थी। इसके बाद 5वां कदम आता है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स जोड़ना। हाँ, असली टेस्टिंग तो यहीं से होती है। अब मान लेते हैं कि सर्किट पूरी तरह से बन गया है, सारे तार जुड़ गए हैं और पावर भी बिल्कुल सही तरीके से दी गई है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। ये कैसे पता चलेगा कि जो बनाया गया है वो सच में उसी तरह काम करेगा जैसा दिमाग में सोचा गया था? और इसी बिंदु पर वर्चुअल टेस्टिंग और डिबगिंग का असली रोमांच शुरू होता है। कैसे? जब सर्किट बन जाता है तो अगला कदम होता है प्ले बटन दबाकर रियल टाइम सिमुलेशन चलाना। जैसे ही सिमुलेशन शुरू होता है, वह स्थिर ड्राइंग एक जीवित सर्किट में बदल जाती है। अरे वाह! देखिए, अगर उस सर्किट में कोई एलईडी नहीं जल रही है या मोटर नहीं घूम रही है तो सिर्फ स्क्रीन को घूरते रहने से तो काम नहीं चलेगा ना। हाँ बिल्कुल, स्क्रीन को घूरने से तो कुछ ठीक नहीं होगा। यहीं पर प्रोटियस के वर्चुअल उपकरण चित्र में आते हैं, जैसे ऑसिलोस्कोप और लॉजिक एनालाइजर। जब हम इन उपकरणों की बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि किसी भी असली हार्डवेयर लैब में ऑसिलोस्कोप एक बहुत ही भारी भरकम मशीन होती है। हाँ, और काफी महंगी भी। बिल्कुल। इसकी स्क्रीन पर कुछ हरी लाइनें ऊपर नीचे नाचती रहती हैं जो शायद वोल्टेज को दर्शाती हैं, और इनकी कीमत भी हजारों डॉलर्स में होती है। एकदम सही। और प्रोटियस जैसे सॉफ्टवेयर में ये सारी महंगी मशीनें स्क्रीन पर बस एक क्लिक की दूरी पर, और वो भी मुफ्त में उपलब्ध है। जी हाँ, यही इस टूल की सबसे बड़ी क्रांति है। ऑसिलोस्कोप असल में सर्किट के लिए ना एक हार्ट मॉनिटर या ईसीजी मशीन की तरह होता है। अच्छा, ईसीजी की तरह? हाँ, ये दिखाता है कि समय के साथ वोल्टेज कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। अगर सर्किट में कहीं वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो ऑसिलोस्कोप उसे तुरंत पकड़ लेगा। और ये लॉजिक एनालाइजर क्या करता है? दूसरी तरफ लॉजिक एनालाइजर उन जटिल डिजिटल सिग्नल्स यानी 0 और 1 की टाइमिंग को ट्रैक करता है। मान लीजिए कि दो चिप्स आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन उनके सिग्नल भेजने में 1 माइक्रोसेकंड की भी देरी हो गई तो पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। लॉजिक एनालाइजर ऐसी सूक्ष्म गड़बड़ियों को पकड़ने का काम करता है। तो इसका मतलब है कि जो काम करने के लिए पहले एक विशाल प्रयोगशाला और लाखों रुपए के उपकरणों की जरूरत होती थी, वो अब एक साधारण लैपटॉप पर किया जा सकता है। बिल्कुल। यह तो किसी भी डिजाइनर के लिए किसी महाशक्ति से कम नहीं है। हाँ, और अगर हम इसे और भी व्यापक नजरिया से देखें तो ये बात सिर्फ उपकरणों के पैसे बचाने तक सीमित नहीं है। तो फिर किस बारे में? ये इटरेटिव टेस्टिंग की ताकत के बारे में है। इटरेटिव टेस्टिंग का मतलब है कि एक डिजाइन को बार बार टेस्ट करना, उसकी खामियां खोजना, उनमें सुधार करना
और फिर से टेस्ट करना। और भौतिक दुनिया में तो ये बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। भौतिक दुनिया में अगर कोई सर्किट गलत बन जाए तो पुर्जे जल सकते हैं, नया सामान ऑर्डर करने में हफ्तों लग सकते हैं और प्रोजेक्ट का बजट पूरा बिगड़ सकता है। हाँ, वो मैजिक स्मोक। बिल्कुल। लेकिन प्रोटियस के इस वर्चुअल सैंडबॉक्स में बिना एक भी असली पुर्जा खरीदे किसी भी डिजाइन को सैकड़ों बार टेस्ट और रिफाइन किया जा सकता है। प्रयोग करने का कोई डर नहीं रहता। और जब डर नहीं होता तो इनोवेशन की गति कई गुना बढ़ जाती है। डिजाइनर तेजी से फेल हो सकते हैं और उसी तेजी से सीख भी सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये आजादी और ये गति वाकई अद्भुत है। लेकिन जब प्रयोग करने की कोई भौतिक सीमा ना हो तो एक नई तरह की समस्या भी पैदा हो सकती है। सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ बहुत जल्दी अव्यवस्थित हो सकता है। हाँ, ये तो है। मेस बहुत जल्दी बन जाता है। इसलिए हमारी शोध सामग्री बेहतरीन डिजाइनर्स के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस या सफलता के लिए सर्वोत्तम तरीके भी सुझाती है, जो कि बहुत जरूरी है। इनमें शामिल है वर्कस्पेस को व्यवस्थित रखना, हर कंपोनेंट और सिग्नल को स्पष्ट रूप से लेबल करना, डेटा शीट्स का उपयोग करना और डेटा लॉस से बचने के लिए नियमित रूप से डिजाइन्स का बैकअप लेना। बिल्कुल, ये डिसिप्लिन बहुत काम आता है। जब मैं बिना लेबल के सर्किट के बारे में सोचता हूँ तो ये मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे किसी के कंप्यूटर डेस्कटॉप पर बिना नाम वाले हजारों फोल्डर्स पड़े हों। हाँ, न्यू फोल्डर 1, न्यू फोल्डर 2। हाँ, एकदम। न्यू फोल्डर 1, 2, 3। जब कोई जरूरी फाइल ढूंढनी हो तो पसीने छूट जाते हैं। कहाँ से कौन सा सिग्नल आ रहा है और कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये डेस्कटॉप फोल्डर वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। जब सर्किट में सिर्फ 10 तार हों तो कोई भी उन्हें दिमाग में याद रख सकता है। लेकिन जब तारों और सिग्नल्स की संख्या 10,000 हो जाए तो अनुशासन ही वो एकमात्र चीज है जो एक सफल डिजाइन और एक पूरी तरह से असफल प्रोजेक्ट के बीच का अंतर तय करती है। सही कहा। एक छोटी सी बिना लेबल वाली लाइन पूरे सिस्टम को ठप कर सकती है। और जहां तक डेटा शीट्स का संदर्भ लेने की बात है, ये बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, मुझे भी ये सोचकर हैरानी हुई कि जब हम सब कुछ वर्चुअल दुनिया में ही कर रहे हैं तो हमें पुर्जों की डेटा शीट्स पढ़ने की क्या जरूरत है। वो तो असली हार्डवेयर के लिए होती है ना। यहीं पर बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। डेटा शीट्स में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की हर भौतिक और तकनीकी सीमा लिखी होती है। अच्छा। जैसे कि वो पुर्जा अधिकतम कितना वोल्टेज सह सकता है या कितनी तेजी से वो सिग्नल प्रोसेस कर सकता है। चूंकि प्रोटियस भौतिक दुनिया की सटीक नकल करता है, इसलिए डिजाइनर को इन सीमाओं का पता होना चाहिए। ओके, मैं समझ रहा हूँ। अगर किसी डिजाइनर को ये नहीं पता कि एक विशिष्ट एलईडी सिर्फ 3 वोल्ट पर काम करती है और वो सिमुलेशन में उसे 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देता है, तो वो वर्चुअल एलईडी जल जाएगी। हाँ, सिमुलेशन इंजन को ये पता होना चाहिए कि उसे वहां एक एरर दिखाना है या उस वर्चुअल पुर्जे को नष्ट हुआ दिखाना है। इसलिए एक यथार्थवादी सिमुलेशन के लिए भौतिक सीमाओं का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। और बैकअप लेने की आदत तो हर डिजिटल काम में जरूरी है। इसे तो बस ऐसे समझना चाहिए कि हम अपनी ही फ्यूचर सेल्फ यानी भविष्य के स्वरूप पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। बिल्कुल। जब सिस्टम क्रैश होता है तब वो सुरक्षित की गई फाइल ही सबसे बड़ी जीवन रक्षक बनती है। हार्डवेयर डिजाइन में एक पुरानी कहावत है कि अगर आपने अपने काम का 2 जगहों पर बैकअप नहीं लिया है तो इसका मतलब है कि वो काम असल में वजूद में है ही नहीं। ये कहावत तो सच में हर जगह लागू होती है। बिल्कुल। तो इस पूरी गहन चर्चा से एक बात तो पूरी तरह से साफ हो जाती है कि प्रोटियस डिजाइन सूट सिर्फ एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक ऐसा पुल है जो किसी इंसान के दिमाग में आए एक सर्किट के अमूर्त विचार और भौतिक दुनिया के असली काम करने वाले हार्डवेयर के बीच की खाई को भरता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसे समराइज किया। बुनियादी 0 और 1 के तर्क से शुरू होकर जटिल माइक्रो कंट्रोलर्स के सिमुलेशन और अंततः एक 3D प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के विजुअलाइजेशन तक का पूरा सफर एक ही जगह तय किया जा सकता है। जी हाँ। इसने जटिलता को कम करने और रचनात्मकता को पंख देने का जो काम किया है वो तकनीक की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग है। आपके समय और इतनी शानदार जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया, शुक्रिया। इस पूरी चर्चा के बाद हम निश्चित रूप से हार्डवेयर डिजाइन के एक नए और रोमांचक युग को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। लेकिन इस स्रोत सामग्री में बताए गए 3D PCB विजुअलाइजेशंस और रियल टाइम सिमुलेशन की असीमित क्षमताओं को देखकर मेरे दिमाग में एक और विचार आ रहा है जिसने मुझे एक अलग ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है। अच्छा, वो क्या है? जरा इस बारे में सोचिए।
शुरुआत में हमने बात की थी कि ये एक ऐसा एडवांस वर्चुअल सैंडबॉक्स है जहां भौतिक विज्ञान के नियम पूरी सटीकता से लागू होते हैं। हाँ, जब प्रोटियस जैसा सॉफ्टवेयर माइक्रो कंट्रोलर्स के काम करने के तरीके से लेकर 3D प्रिंटेड बोर्ड्स की भौतिक उपस्थिति तक सब कुछ वर्चुअली इतनी अभूतपूर्व सटीकता से सिमुलेट कर सकता है, तो क्या भविष्य में कभी ऐसा दिन आएगा जब हमें टेस्टिंग के लिए भौतिक प्रोटोटाइप्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या कभी ऐसा होगा कि हम सीधे उस वर्चुअल सॉफ्टवेयर से ये क्लिक करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए चला जाएगा और हम इतने आश्वस्त होंगे कि वो पहली ही बार में असल दुनिया में भी बिल्कुल सही काम करेगा? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जिस पर तकनीक और भविष्य की दिशा में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति को गहराई से विचार करना चाहिए।